एनिमे की शुरुआत होती है एक बेबी को देखते हैं। लुक्शु का जीवन शुरू से ही कठिन था। जब वह बच्चा था, तभी उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। एक दिन वह उसे लेकर एक अंधेरी गली से होकर जा रही थी और एक दुकान पर रुकी। उसने मालिक से कहा कि वह कुछ मांस खरीदने के बाद वापस आ जाएगी। बेशक, वह कभी वापस नहीं आई। दुकानदार के पास कोई अन्य विकल्प न रह जाने पर वह उसे एक अनाथालय में ले गया। लुक्ष्यू वहां बड़ा हुआ और उसे हमेशा अन्य बच्चे पसंद करते थे, लेकिन उसका एक सच्चा दोस्त लुक्ष्यू था जो हमेशा उसका समर्थन करता था। जब भी लुक्ष्यू को धमकाया जाता, लुक्ष्यू इसकी सूचना केयरटेकर को देती। जब वह बीमार था, तब भी वह उसके लिए वहां मौजूद थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह ठीक है। जैसे जैसे लुक्ष्यू बड़ा हुआ, उसने अंततः अनाथालय छोड़ दिया, लेकिन जीवन बहुत बेहतर नहीं था। वह अब भी अकेलापन महसूस करता था। एक दिन वह बस बैठा हुआ था, एक दीवार पर पत्थर फेंक रहा था, सोच में डूबा हुआ था। तभी लक्ष्यू मुस्कुराता हुआ आया। उसने उससे पूछा कि वह फिर से अनाथालय से चुपचाप क्यों निकल गई। उसने उसे वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह उसके साथ रहना चाहती है, ऐसा महसूस करते हुए कि वह नहीं चाहता था कि वह भी जाए। लक्ष्यू सहमत हो गया और उन्होंने एक साथ समय बिताया। एक उत्सव के दौरान उन्होंने एक जोड़े के बीच एक लड़के के बारे में बातचीत सुनी जो कुछ पागलपन भरी हरकतें कर सकता था, जैसे कि उसके हाथों से नीली रोशनी की शूटिंग, और एक अन्य व्यक्ति जो 2000 किलो से अधिक वजन उठा सकता है। उन्हें यकीन नहीं था कि यह कोई महाशक्ति है या किसी प्रकार का घोटाला है। जब लुक्शियो सुन रहा था, तो लुक्शियो ने सामने आग का शो देखने के लिए उसे दूर खींच लिया। शो के दौरान वाकई कुछ अजीब हुआ। अग्नि कलाकार ने आग की लपटें हवा में फेंकीं और फिर समय थमने लगा। आग ने लक्ष्य को चारों ओर लपेट लिया और उसने अंतरिक्ष में घूमती तलवार की एक अजीब स्मृति देखी। उसका हार, जो उसने कुछ समय से पहना हुआ था, सब कुछ सामान्य होने से पहले अचानक कुछ सेकंड के लिए चमक उठा। अग्नि प्रदर्शन करने वाले को कुछ भी नजर नहीं आया और वह ऐसा प्रदर्शन करता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। लुक्शियू पूरी तरह से भ्रमित था। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ हुआ वह जादू था या कोई पागल महाशक्ति। शो के बाद लुक्शियू ने उससे पूछा कि वह क्या सोचता है, लेकिन लुक्शियू के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। बाद में, त्योहार के बाद, लुक्शियू अभी भी अजीब घटना के बारे में सोच रहा था। वह सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा, पत्थर उछालता रहा। तभी अचानक उसे एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आता नहीं दिखा। ड्राइवर ने उससे टकराने से बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुशियो को चोट लगी और उसने खुद को अंतरिक्ष में तैरता हुआ पाया। वह पृष्ठभूमि में अपनी मां की लोरी सुन सकता था, जिसे वह उसके लिए तब गाती थी जब वह बच्चा था। जब वह सड़क पर खून बह रहा था, तो उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूम गया। जैसे ही वह होश खोने वाला था, कुछ अजीब हुआ। एक लोडिंग बार हवा में दिखाई दिया और एक बार जब यह भर गया, तो एक स्क्रीन पॉपअप हुई जिसमें गेम इंटरफेस जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। लुक्सियो का हार और भी अधिक चमकने लगा और वह उसकी गर्दन से तैरने लगा, जिससे वह जमीन से ऊपर उठ गया। इसने उसे प्रकाश में लपेट लिया और प्रकाश उसके हृदय में चला गया, किसी प्रकार के तरल पदार्थ की तरह उसके शरीर से बहता हुआ। अचानक उसका दिल फिर से धड़कने लगा और वह धीरे से वापस जमीन पर तैरने लगा। ट्रक ड्राइवर यह सोचकर कि उसने लक्ष्य को मार डाला है, अपने ट्रक से बाहर निकल गया, लेकिन लक्ष्य अभी भी जीवित था और भ्रमित था। उसने अपनी आंखें खोलीं और सोचा कि आखिर क्या हुआ था। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पास अब किसी प्रकार की महाशक्ति है, लेकिन वह तुरंत अगली बात पर आगे बढ़ गया। उसने ड्राइवर से उसे मारने के लिए मुआवजे की मांग की। डरे हुए ड्राइवर ने सोचा कि लुक्शियो कोई भूत है और वह तेजी से चला गया और लुक्शियो को निराश होकर वहीं खड़ा छोड़ गया। वह कुछ नूडल्स लेने के लिए पास के एक सुविधा स्टोर में गया, लेकिन जब कैशियर ने लुक्शियो का सिर देखा तो वह घबरा गया। कैशियर के सिर के ऊपर लुक्शियो ने एक नंबर दिखाई दिया। इसमें +233 लिखा था। वह उस आदमी को और अधिक डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से भुगतान किया, अपने नूडल्स उठाए और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह चल रहा था, वह गलती से एक जोड़े से टकरा गया और उनके सिर के ऊपर भी नंबर दिखाई देने लगे।
वह भ्रमित था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब वह घर पहुंचा तो लक्ष्य ने भी उसके सिर पर खून देखा और पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने लापरवाही से कहा कि एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। सफाई करने के बाद लक्ष्य ने खुद पर करीब से नजर डाली, क्योंकि वह अपने बिस्तर पर बैठा था, हर चीज के बारे में सोच रहा था। अचानक उसे अपनी हथेली पर एक अजीब सा निशान नजर आया। भ्रमित होकर उसने यह सोचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन आ गई, जिस पर तेज आवाज में गेम म्यूजिक बज रहा था। स्क्रीन पर कुछ अजीब प्रतीक दिखाई दिए और फिर नामों की एक सूची दिखाई दी। उनके बगल में कुछ बिंदु होने के कारण लूक्सियो को पता नहीं था कि ये लोग कौन थे, लेकिन फिर उसे वे संख्याएं याद आईं जो पहले लोगों के सिर पर दिखाई दी थीं। उन्होंने महसूस किया कि ये संख्याएं लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई थीं, और जब उन्होंने लोगों को डराया तो उनकी नकारात्मक भावनाएं उनके बिंदु बन गईं। वह मन ही मन मुस्कुराया, यह सोचकर कि शायद उसने किसी प्रकार की महाशक्ति को जागृत कर लिया है। यहां तक कि उसने खुद को दानव भगवान की उपाधि भी दी, क्योंकि उसने जितनी अधिक नकारात्मक भावनाएं एकत्र कीं, वह उतना ही मजबूत हो गया। लक्ष्य ने उसकी बात सुनकर उसे चुप रहने के लिए चिल्लाया और पूछा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। लुक्सियू थोड़ा अहंकारी महसूस कर रही थी। उसने चिल्लाकर कहा कि वह खाना बनाती रहे और अपने काम से काम रखे। हर बार जब उसने उसे पागल बनाया तो उसके अंक बढ़ गए। उसने यह देखने के लिए कि वह क्या जीत सकता है, व्हील घुमाकर डिस्प्ले स्क्रीन पर लॉटरी सुविधा को आजमाने का निर्णय लिया। पहले कुछ प्रयासों में वह कुछ भी नहीं जीत सका, लेकिन अपने तीसरे प्रयास में उसने उत्साहित होकर एक सेब जीता। उसने इसे खाया और जैसे ही उसने खाया, उसे ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उसका शरीर चमकने लगा और वह अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगा। वह फंस गया था। उन्होंने फिर से लॉटरी की कोशिश की, कुछ और बार जीत हासिल की और अंततः उन्हें लोरी की भूमिका मिली। जब उसने इसे गाया तो उसके चारों ओर सब कुछ स्थिर हो गया। अंतरिक्ष से एक चमकता सितारा प्रकट हुआ जो सीधे उसके कमरे की ओर जा रहा था। लू शू आश्चर्यचकित था, लेकिन भ्रमित भी था। उसने महसूस किया कि हर बार जब लू शियोई उस पर क्रोधित होती थी तो उसकी बातें बढ़ जाती थीं। वह अपनी नई क्षमताओं को समझने लगा था। वे बहस करते रहे और हर बार जब वह चिल्लाती तो उसे अधिक अंक मिलते। एक दिन जब वे समाचार देख रहे थे, लू शू को अचानक खतरे का एहसास हुआ। वह लू जियोई को अंदर रहने के लिए कहकर घर से बाहर निकल गया। वह पीछे नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसने जोर दिया। एक बार बाहर लू शियुई ने काले कपड़ों में दो रहस्यमय लोगों को छतों के बीच कूदते देखा। उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने उसे देख लिया। लू शियाओई तुरंत एक कहानी लेकर आई, यह दिखाते हुए कि वह बस छत से मूली तोड़ रहा था। लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हुए जाने दिया। बाद में लू शियोई ने उससे पूछा कि वह किससे बात कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एक आदमी छत से गिर गया। लू शियुई ने उस व्यक्ति को उत्सव के अग्नि कलाकार के रूप में पहचाना। उसे संदेह था कि आग किसी बड़ी चीज का हिस्सा हो सकती है, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उस आदमी ने काले कपड़े पहने आदमी से बचने के लिए आग लगाई थी। वह और लू जियोई कलाकार को देखने के लिए दौड़े, जो बेहोश नहीं था जैसा कि उन्होंने सोचा था। लू शियुई को एहसास हुआ कि कलाकार को परेशान करके वह और भी अधिक अंक अर्जित कर सकता है, इसलिए उसने उसके साथ खिलवाड़ करना जारी रखा, जिससे वह और अधिक क्रोधित हो गया और अधिक अंक एकत्र करने लगा। आखिरकार कलाकार जाग गया और उसने पानी की मांग की, लेकिन लू शियुई ने उसे कुछ बर्फ दे दी, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। कलाकार जितना अधिक निराश हुआ, लू शियुई ने उतने ही अधिक अंक अर्जित किए। उन्होंने कलाकार को पिन कर दिया, और हर बार जब उस व्यक्ति ने वापस लड़ने की कोशिश की तो लू शियुई के अंक बढ़ गए। लू शियू ने उसकी मदद करने का नाटक किया, लेकिन उसे केवल अंक इकट्ठा करने की परवाह थी। आखिरकार कलाकार ने हार मान ली और लू शियुई ने अपनी नई शक्ति से संतुष्ट महसूस करते हुए उसे जाने दिया। अपने कमरे में वापस आकर लू शियुई को एहसास हुआ कि उसकी डिस्प्ले स्क्रीन पर एक दुकान की सुविधा थी। उसने एक दिव्य फल खरीदा, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। जैसे ही उसने उसे खाया, एक और तारा अंतरिक्ष से नीचे गिरा और उसके शरीर में प्रवेश कर गया।
उसने स्वयं को चमकते ग्रहों से घिरे अंतरिक्ष क्षेत्र में तैरते हुए पाया। जब वह वास्तविकता में वापस आया तो उसे एहसास हुआ कि वह अब और भी मजबूत हो गया है। अपनी नई मिली शक्तियों के साथ लू शियुई ने और भी अधिक नकारात्मक भावनाओं को इकट्ठा करने और मजबूत होने के लिए आग के दृश्य की ओर जाने का फैसला किया। अगले दिन लू शियुई ने अपना अंडा स्टैंड लगाया, लेकिन सामान्य कीमतें वसूलने के बजाय उन्होंने उन्हें वास्तव में उच्च बनाने का फैसला किया। इससे ग्राहक नाराज हो गए और लू शियुई को उनकी शिकायतों से बहुत सारे नकारात्मक अंक मिले। बाद में स्कूल में एक खाली अवधि के दौरान कक्षा में एक लड़की ने सभी को चुप रहने के लिए चिल्लाया ताकि वह जागृत लोगों के बारे में एक वीडियो देख सके। कुछ छात्र उसके साथ देखने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन लू शियुई को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और खुद ही वीडियो देखा। वीडियो में बताया गया है कि जागृत लोगों को ए से एफ तक 6 स्तरों में क्रमबद्ध किया गया है। यहां स्तरों का क्या मतलब है? स्तर एफ सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा सा मजबूत। स्तर ई वे लोग जिनके पास मौलिक शक्तियां हैं। लेवल डी वे लोग जो आसानी से हथियार रोक सकते हैं। लेवल सी वे लोग जो मानव हथियारों का विरोध कर सकते हैं और उनसे लड़ सकते हैं। स्तर बी वे लोग जो धरती और आकाश से शक्ति खींच सकते हैं। स्तर ए सबसे मजबूत, बहुत शक्तिशाली तरीके से पृथ्वी और आकाश से जुड़ने में सक्षम। वीडियो में यह भी कहा गया कि आखिरकार हर कोई जाग जाएगा, या तो स्वाभाविक रूप से या प्रशिक्षण के माध्यम से। लू शियुई को एहसास हुआ कि वह स्तर एफ पर था और उसने सोचना शुरू कर दिया कि स्तर कैसे बढ़ाया जाए। वह कक्षा में खड़ा हुआ और जोर से कहा कि कोई जाग गया है, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। जब उसके सहपाठियों ने पूछा कि वह किसके बारे में बात कर रहा है, तो लू शियुई मुस्कुराए और कहा कि वीडियो में यह नहीं बताया गया है, जिससे हर कोई नाराज हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, इससे उसे अधिक नकारात्मक अंक मिले। तभी एक सहपाठी अचानक कमरे में आया और बोला कि वास्तव में कोई जाग गया है। सभी ने सोचा कि वह वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह वास्तविक था और जागृत व्यक्ति एक सहपाठी ली काई था। जाहिरा तौर पर ली काई का एक शिक्षक के साथ तीखी बहस हो रही थी और इसे सुलझाने के लिए वह शिक्षक को छत पर ले गया था। सभी लोग छत पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि ली काई ने शिक्षक को किनारे से पकड़ रखा था और उन्हें गिराने की धमकी दे रही थी। लू शियाओई आगे बढ़े और कक्षा नेता से पूछा कि वह स्कूल को परेशान करने के लिए ऐसा दृश्य क्यों बना रहे हैं। नेता क्रोधित हो गया और उसने लू शियुई को चुप रहने के लिए चिल्लाया, जिससे उसे और अधिक नकारात्मक अंक मिले। इसी बीच काले कपड़े पहने 2 आदमी ली काई को रोकने की कोशिश करते दिखे। लू शियुई अपने आसपास के लोगों की सभी नकारात्मक भावनाओं को महसूस कर सकता था और सोच रहा था कि वह उन्हें कैसे इकट्ठा कर सकता है। ली काई ने शिक्षक को फेंकने के लिए उसे ऊपर उठाया। प्रिंसिपल ने उन्हें यह कहते हुए शांत करने की कोशिश की कि उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इसके कानूनी परिणाम होंगे, लेकिन ली काई ने जवाब दिया कि चूंकि वह कम उम्र का था, इसलिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा। लू शियुई ने आगे बढ़कर बताया कि कम उम्र के लोगों को भी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। उनके स्पष्टीकरण ने सभी को चौंका दिया और जब उनका स्पष्टीकरण समाप्त हुआ, तब तक लू शियुई ने लगभग 10,000 नकारात्मक अंक अर्जित कर लिए थे। ली काई स्पष्ट रूप से लू शियुई की बातचीत से ऊब गई थी। उसने अपना ध्यान खो दिया, जिससे काले कपड़ों वाले लोगों को अंदर आने और उसे रोकने का मौका मिला, जिससे शिक्षक बच गए। स्थिति शांत हो गई और सभी लोग कक्षा में वापस चले गए। लू शियू की एक महिला सहपाठी ने उनकी त्वरित सोच के लिए उनकी प्रशंसा की और पूछा कि उन्हें कैसे पता था कि ली काई शिक्षक को नहीं छोड़ेंगी। लू शियुई ने बस कंधे उचकाए और कहा कि उसे नहीं पता और वह इसके बारे में चिंतित नहीं है। इससे लड़की और भी अधिक नाराज हो गई, जिससे लू शियुई को अतिरिक्त 400 अंक प्राप्त हुए। कक्षा में वापस लू शियुई ने काले कपड़े पहने 2 लोगों को देखा। रक्त परीक्षण के लिए उपकरणों के साथ शारीरिक अधिकारी पूरी तरह तैयार हैं। शिक्षक ने समझाया कि वे जागृत क्षमताओं का परीक्षण कर रहे थे। लू शू इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने पेट में दर्द होने का नाटक किया। लेकिन एक बड़े चिकित्सा अधिकारी ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उसकी भागने की योजना बर्बाद हो गई। लू शू पहला व्यक्ति था जिससे उन्होंने रक्त लिया था।
स्कूल के बाद वह घर चला गया क्योंकि वह जानता था कि लू की इयोई उसका इंतजार कर रही होगी। देर होने पर वह हमेशा चिंतित रहती थी। जब वह दरवाजे से अंदर चला गया तो लू के इयोई ने पूछा कि वह इतनी देर से क्यों आया और सिरदर्द होने का उल्लेख किया। लू शू ने अपना माथा महसूस किया और महसूस किया कि उसे बुखार है। जब वह उसके लिए कुछ दवा लेने गया तो उसने उसे बिस्तर पर आराम करने दिया। उसने पके हुए आलू मांगे जिसका उसने उससे वादा किया था और उसने उसे आश्वासन दिया कि उसने उन्हें खरीदा है। लू की योई ने उसे बताया कि बाहर ठंडे पानी में उसके कपड़े धोते समय वह बीमार हो गई थी। लू शू ने उसे आराम करने के लिए कहा और वह उसके लिए कुछ दवा लेने जाएगा। जैसे ही वह बाहर निकला उसे तारकीय फल की याद आई जो उसे बेहतर होने में मदद कर सकता था। उसने लॉटरी का पहिया घुमाने का फैसला किया। उसने इसे 5 बार घुमाया लेकिन कुछ भी नहीं जीत सका। उसे निराश किया। छठे प्रयास में उसने कुछ जीता लेकिन यह कोई शानदार परिणाम नहीं था। वह प्रयास करता रहा और अंततः उसे एक लाल फल मिला। वह लू के योयू के पास वापस गया, उसे दिया और उसने उसे खा लिया। लगभग तुरंत ही उसका बुखार उतर गया और वह बेहतर महसूस करने लगी। उसने पूछा कि यह किस प्रकार का फल है क्योंकि जब उसने इसे खाया तो यह तुरंत गायब हो गया। लू के जूते का मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि यह शैतान का फल है, लेकिन लू की इयोयू हंसी नहीं। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने घोषणा की कि शहर ने विशेष योग्यता वाले छात्रों के लिए दाओ युआन कक्षा नामक एक नई कक्षा शुरू की है। शिक्षक ने अपने नए प्रशिक्षक जय फेई का परिचय कराया और जब लू ने जूता देखा तो वह चौंक गया। जय फेई काले कपड़ों वाले उन लोगों में से एक था जिसे उसने आग की रात देखा था। जय फेई ने बताया कि वह विशेष कक्षा में शामिल होने के लिए चुने गए छात्रों के नाम पुकारेंगे। जब टीचर ने नाम पुकारना शुरू किया तो सबसे आखिर में लू के जूते का नाम पुकारा गया तो सभी हैरान रह गए। इससे उसे और भी अधिक नकारात्मक अंक प्राप्त हुए। चुने गए सभी छात्रों को एक विशेष कक्षा में ले जाया गया जहां जय फेई उन्हें खेती के बारे में सिखाएंगे। लू का जूता सोचने लगा कि सरकार इन कक्षाओं में इतनी शामिल क्यों है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या काले कपड़े पहने लोग गुप्त रूप से सरकार के साथ काम कर रहे थे। जाइफई ने समझाना शुरू किया कि वे सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु नामक एक विशेष तरल धातु का उपयोग करेंगे। यह धातु पृथ्वी की आभा के साथ प्रतिक्रिया करके अपनी क्षमताओं को प्रकट कर सकती है। उसने मिश्र धातु वाली एक ट्यूब पकड़ी जो चमकने लगी। लू के जूते ने सोचा कि यह कुछ ज्यादा ही वैज्ञानिक लग रहा है, लेकिन उनके बगल के एक छात्र ने बताया कि इस मिश्र धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया गया था, लेकिन आभा पृथ्वी पर लौट रही थी। इस तरह की धातुओं का उपयोग ऊर्जा संचारित करने के लिए किया जा सकता है और यहां तक कि इन्हें जादुई वस्तुओं में भी बदला जा सकता है। लू का जूता छात्र के ज्ञान से प्रभावित हुआ। जय फेई ने आगे कहा कि जब एक जागृत व्यक्ति का रक्त मिश्र धातु को छूता है तो वह चांदी से काला हो जाता है। यह जितना गहरा होता गया व्यक्ति उतना ही मजबूत होता गया। मिश्र धातु छात्रों को मिश्र धातु के गहरे रंग के आधार पर ए से एफ के स्तर में वर्गीकृत करने में मदद करेगी। जय फेई ने बताया कि 17 महीने पहले पर्यावरण में बदलाव हुआ था जिससे पॉजिट्रॉन में वृद्धि हुई थी। इससे नई क्षमताओं का जागरण हुआ और मनुष्य को मजबूत होने का नया रास्ता मिला। उन्होंने कक्षा को बताया कि सिर्फ इसलिए कि किसी के पास उच्च स्तर है इसका मतलब यह नहीं है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह प्रशिक्षण लिया और अपने कौशल का उपयोग किया। उन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत करते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे देश का भविष्य हैं। क्लास के बाद लू का जूता अपने नए दोस्त जियांग के साथ चला। कुछ अन्य छात्र निम्नतम कक्षा लेवल एफ में होने के लिए लू शू का मजाक उड़ाते हैं। जियांग ने पूछा कि क्या लू शू को चिढ़ाने से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन लू शू ने कहा कि उसे कोई परवाह नहीं है। फिर उसने उनके अध्ययन समूह को संदेश भेजा और उन्हें चिकन हेड कहा, जिससे वे क्रोधित हो गए और उन्हें अधिक नकारात्मक अंक मिले। उस दिन से लू शू ने स्तर बढ़ाने के लिए तारकीय फल खाना जारी रखा।